आज हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2015 का पेपर हल करने जा रहे हैं। इससे पूरे 2 वीडियो में हमने 80% और हल किए हैं जो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो मैं विक्रम सिंह चारण पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। सल्तनत काल में सौंदर्य क्या था? तो सौंदर्य एक प्रकार का कृषि ऋण था जो किसानों को दिया जाता था। इसे तकवी ऋण के नाम से भी जाना जाता। दीवानी को ही जो विभाग हुआ करता था वो वितरित किया करता था। निम्नलिखित में से किस शासक ने 18वीं शताब्दी में डचों को पराजित किया? तो मार्तंड वर्मा थे। मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा थे जिन्होंने डचों की नेवी को पराजित किया था। 1741 में कोलाचल का युद्ध हुआ था और इसमें नेवी जो डच नेवी थी उसको पराजित किया था और ये पहली भारतीय विजय थी या भारतीय शासक की विजय थी जिन्होंने विदेशी शासकों पर अपना विजय यानी यूरोपीय शक्तियों को पराजित करने वाले प्रथम भारतीय यही थे मार्तंड वर्मा। वह किस शासक जिसने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह को आरंभ किया था? तो सवाई जयसिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। सवाई जयसिंह 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने बाद में विधवा विवाह का अधिनियम जारी किया था। वह ब्रितानी जिसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो हॉकिंस है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हॉकिंस और टॉमस रो में। टॉमस रो वह व्यक्ति था जिसने सुविधाएं प्राप्त की थी और हॉकिंस वह था जिसने सूरत में लगाई थी संधि। हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज़ पर 1508 में भारत आया था और उसने सूरत के बाद में कौन सी संधि हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में हुई थी मैंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि। आगे वाला देखते हैं। सल्तनत काल में वह वस्तु अरेबक्स का प्रयोग किस में किया जाता है? वास्तु में अरेबक्स का प्रयोग किस में करते थे? अरेबक्स भवनों को सजावट के उद्देश्य से किया जाता था। हिंडोला महल बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंडोला महल मांडू का है और इसका निर्माण करवाने वाले थे होसंगसा। मांडू धार जिला मध्य प्रदेश में और इसकी दीवारें यूँ कहते हैं कि 77 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, इसीलिए इसको हिंडोला महल के नाम से जाना जाता था। सल्तनत काल में निम्न में से कौन सा शहर कच्चे रेशम के लिए प्रसिद्ध या मलमल के लिए प्रसिद्ध था? तो बंगाल का इलाका मलमल के लिए तो सोनगांव हो जाएगा। सोनार गांव बंगाल में ही है जो मलमल के लिए प्रसिद्ध थे। अधोलिखित में से कौन सा कवि मुख्यतः राम भक्ति की धारा में था? तो राम भक्ति की धारा में थे केशव और सा राजा इंद्र सिंह के दरबार में हुआ करते थे। बाद में वीर सिंह बुंदेला को जब ये और सा की राज गद्दी मिली जहांगीर के जरिए तो वो इनके अधीन हो गए, मतलब इनकी सरपरस्ती में। तो इनकी वीर सिंह चरित्र और जहांगीर जसचंद्रिका है। इसके अलावा रामचंद्रिका, छंदमाला, रसिक प्रिया, रतन बावनी ये इनकी पुस्तकें हैं। अभंग क्या है? अभंग क्या है? तो अभंग है वारकरी संप्रदाय के जो भक्ति काव्य है उसको अभंग कहा जाता है। ये महाराष्ट्र की है तो स्थानीय भाषा मराठी भाषा में ही है। विठोबा को समर्पित ये भक्ति काव्य। जेमोरी बाद में जेमोरिन ने इनका स्वागत भी किया था और जाते समय काली मिर्चें उनको साथ में दी थी वास्को डी गामा को। स्वप्नवास दत्ता नाटक में निम्न में से कौन सा जनपद के शासक? तो उस समय स्वप्नवास दत्ता उज्जैन के लिए लिखी गई थी। उज्जैन वत्स का राजा था और अवंती ये प्रधोत जहाँ का राजा था इसकी बेटी थी वासा दत्ता, उससे प्रेम करता था। तो इनकी प्रेम कहानी का वर्णन है स्वप्नवास दत्ता भास द्वारा रचित नाटक। बौद्ध ग्रंथों में निगढ़नाथ पुत्र किसे कहा गया है? निगढ़नाथ पुत्र महावीर स्वामी को कहा गया है। पहला ही सही हो जाएगा। थेरी गाथा किसका अंग है? तो थेरी गाथा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक ये खुंदक निकाय में है थेरी गाथा। थेरी का मतलब महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत। तो जो बौद्ध महिलाएं अपनी जीवन व्यथा दुख और सामाजिक जो प्रताड़ना सहने के बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण करती थी या जीवन के जो उनके अनुभव हुआ करते थे उनको गीतों के माध्यम से पिरोया है तो इसे थेरी गाथा कहा जाता है। निम्न में से सुमेलित नहीं है? तो अलबरूनी सुमेलित नहीं है। अलबरूनी ये यमन के थे, गजनी के थे और महमूद गजनबी के साथ में ये आए थे और इनकी किताब है किताबुल हिंद। तो ये उज़्बेकिस्तान के नहीं थे। मार्को पोलो इटली के थे।
इनको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और मालवर्धन कुलुशेखर के दरबार में आए थे। इब्न बतूता ये रुहेला इनका ग्रंथ है, यानी यात्रा वृत्तांत है, मोरक्को के थे और ये महमूद बिन तुगलक के काम ले आए थे और 8 साल भारत में रहे थे, यानी दिल्ली के जो काजी का पद था उस पर 8 साल रहे थे। अबू रजा देवराय द्वितीय के टाइम में आए थे, ये ईरान के थे। दीवान आरिज का मुख्य होता था, वह दीवानी मामलिक हुआ करता, दीवानी इंसा का दीवानी बरीद हुआ करता था, दीवानी रसालात का सदर सुदूर, ये प्रशासनिक विभाग है सल्तनत कालीन, सारे ही सुमिलित हैं। निम्न सल्तनत कालीन शासकों कालक्रम, तो कालक्रम से ही है ये, पहले मुबारक खिलजी, बाद में खुसरो शाह, बाद में महमूद शाह और बाद में आलम शाह, तो इनके कालक्रम के अनुसार जमे हुए। जन्म से पूर्व किए गए अनुष्ठान कौन से होते हैं, तो सीमांतोन्नयन होता है ना, ये संस्कार जन्म से पूर्व होता है। इसमें महिलाओं के बाल को आकाश की ओर किया जाता है ताकि जो गर्भ में पल रहे बच्चा वो बुरी जो आत्माएं हैं या फिर नज़र टोक से बचाया जा सके। पूर्वसन और सीमांतोन्नयन ऐसे संस्कार है जो जन्म से पहले ही हो जाते हैं। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, न्याय दर्शन गौतम का ही है, सांख्य का वैसे सांख्य दर्शन कपिल का है, ईश्वर कर्षण ने सांख्य कारिका लिखी तो ये भी सुमेलित है। मीमांसा पूर्व मीमांसा जैमिनी के, आजीविक मखलीपुते गौसाल का है ये, जो अजीत के इस कामबेन, ये गलत है। आगे देखो, जनपद काल के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। यह द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो प्रथम नगरीय क्रांति है सिंधु सभ्यता और द्वितीय नगरीय क्रांति है जनपद काल। बीच में जो काल हुआ वैदिक काल वो ग्रामीण था, नगरीय नहीं था। उत्तर काली चमकीली पोलिस वाले मृदभांड, इस काली, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मतलब गंगा घाटी का ही फीचर है एक तरीके से कि काले उत्तरी काले चमकीली मर्दभांड मिले हैं उस समय के। धर्म के क्षेत्र में इस काल में नए विचारों का उदय हुआ। ये भी इस काल में माना जाता है कि धर्म जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये गंगा घाटी में गणराज्यों के थे, बुद्ध और जैन, तो गणराज्य और 16 जनपदों के भाग है। तो इसी टाइम में नए नए धर्म आए। लोहे की खोज पहले ही हो चुकी थी। सुमेलित के गणराज्य सुसुमार के थे बग, कपिल वस्तु के साक्य, रामगाम के कोलवे और मिथिला के विदय, ऐसे ये सुमेलित हो जाएंगे। आगे वाला देखते हैं। सुमेलित कीजिए। लाल बलुआ पत्थरों का पुरुष का धड़ बराबर हड़, ऐसे याद रखना। धड़ हड़प्पा में मिला है और जो डाली युक्त पुरुष की पूर्ण प्रतिमा है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो धड़ हड़प्पा से मिला है और पूरा पुरुष कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ये बहुत ही कन्फ्यूजिव और बहुत बार पूछा जाता है। जो पुरुष है कुत्ते का काश्य का रथ है वो देमाबाद, काश्य का रथ के नाम से ही प्रसिद्ध है। देमाबाद है पक्की ईंटों की नाव प्रतिकृति। तो ये लोथल उस समय मतलब बंदरगाह हुआ करता, तो नाव के चित्र वगैरह वहाँ से ही मिले। उत्तर वैदिक काल का विभेद करने वाला लक्षण क्या है? तो आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार। देखो वैदिक काल सिंधु नदी के आसपास में ही विकसित हुआ था और उत्तर में हमारा जो भारत देश में पूर्व की ओर यानी गंगा घाटी की ओर विस्तार हुआ था। तो ये इसका फीचर है कि उत्तर वैदिक काल में ये नई चीज़ हुई थी। बाकी देखते हैं। धातु का प्रयोग हड़प्पा काल से ही आ रहा है। सभा और समिति, राजनीतिक संस्था, ये वैदिक काल का है और साम्राज्यों का आविर्भाव ये जनपद काल का है। तो ये फीचर हैं कौन से काल के क्या क्या लक्षण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऋग्वेद के कौशिक के, ऐतरेय कौशिक के, ऋग्वेद के तो सुमिलित है। सामवेद के अद्भुत ब्राह्मण पंचविंश ब्राह्मण का ही नाम है। तोंडे ब्राह्मण, यज्ञवल्क और मैत्रेय संवाद किसमें है? तो वृद्धनायक में है। मैत्रेय यज्ञवल्क और मैत्रेय का संवाद वृद्धनायक उपनिषद में मिलता है।
आगे क्या, भारतीय संस्कृति में संस्कारों का आशय क्या है? बहुत बार पूछा जाता है। परिष्कार संबंधी अनुसंधान, परिष्कार से संबंधित अनुसंधान यानी शुद्धिकरण से संबंधित अनुसंधान है, अनुष्ठान है, सॉरी। बोलन का दर्रा कहाँ है? बोलन का दर्रा है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में स्थित है? तो गंधार है उत्तर पश्चिम में, एकदम लास्ट में कौन सा है? गंधार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं ये सुमेलित करने वाले। बुर्ज़होम, गर्तावास, अलग अलग प्रश्न भी आते हैं। गर्तावास कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बुर्ज़होम के। नवपाषाणकालीन बस्ती है। कोल हिंडवा धान के अवशेष, पहले धान के अवशेष है कोल हिंडवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उतनूर में राख के ढेर है नवपाषाणकालीन। और मेहरगढ़ ये प्राचीन नवपाषाणकालीन, प्राचीनतम नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से कृषि के अवशेष मिले, बहुत इंपॉर्टेंट। नवपाषाण काल में कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ में ही। हड़प्पाकालीन जो पुरुष की मूर्ति है, ये मोहर पर प्राप्त है, पशुपति मोहर। इसकी विशेषताएं दे रखी है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। योगी मुद्रा में मानव की आकृति है, सही है। मार्शल के अनुसार आदि शिव की संज्ञा दी, ये भी सही है। 6 प्रतीकों वाला एक अभिलेख है, ये भी सही है। इसके अलावा इस पर गेंडा, हाथी, बाघ और बैल के चित्र बंधे हुए हैं, नीचे 6 हिरणों के चित्र बंधे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, निम्न को सुमेलित कीजिए। ये ख्वाजा बाकी बिल्ला, ये संस्थापक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्शबंदी वाला बार बार पूछा जाता है। सत्तारी के हैं अब्दुल्ला से शाह अब्दुल्ला। कादरी के हैं शाह नियामतुल्ला। और फिरदौसी के हैं शेख बहाउद्दीन समरकंदी। तो ये ऐसे मिल जाएंगे। तो कौन सा होगा इसमें? 89 में पहला ही हो जाएगा। हम निम्नलिखित कूट को सम्मिलित कीजिए। तो पहले दादनी क्या होती थी? उत्पादन से पहले जो दी जाने वाली राशि। ये अंग्रेजों ने कंपनी के राज में चालू थी, जो भारतीय हस्तकरघा उद्योग वाले लोग थे उनको ये पहले छोटी सी राशि देते हैं, फिर बाद में अपनी शर्तों पर काम करवाने के लिए उनको मजबूर करते थे। सनद क्या होते थे? उस समय के मुगल शाही आदेशों को क्या कहा जाता? सनद कहा जाता। दस्तक प्रथा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें फ्री ट्रेड के लिए दी गई थी 1717 में फर्रुख सियर द्वारा अंग्रेज़ों को। तो ये हो जाएगी कर में छूट के प्रयोजन से यूरोपीय कंपनी को दी जाने वाली छूट। और हुंडी एक विनिमय पत्र है मध्यकाल का। आगे क्या है? ये दक्षिण के एक ग्रंथ है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मणि मेकले सतनार का। मणि मेकले किसका है? सतनार का। मणि मेकले सतनार का। दूसरा है तिरुमुरे किसका है? नंदी अंडाल नंदी का। बाद में शिल्पाधिकारम इंग्लो अडिगल का। ये दक्षिण का मतलब है पहला क्या बोलते हैं महाकाव्य। और कुरल है तिरुवल्लुवर का। बहुत आध्यात्मिक पवित्रता को बरकत कहा जाता था। फुतुह क्या है? यह बिन मांगे जो दान दिया जाता था वो फुतुह कहलाता था। मलफूजात सूफी संतों की वार्तालाप को मलफूजात कहा जाता था। और खानका क्या है? सूफी संतों का निवास को क्या कहते थे? खानका है। तो 88 में आ जाएगा 3 का। 4 2 3 1। आगे क्या है? जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद में गणराज्य की स्थापना कहाँ की थी? तो वाइमर गणराज्य की स्थापना की थी। 14 अगस्त 1919 में वाइमर शहर में गणराज्य की स्थापना हुई थी, जिसके राष्ट्रपति कौन थे? फ्रेडरिक एबर्ट थे। और प्रधानमंत्री कौन बने थे? सिडमैन प्रधानमंत्री बने थे। 7 वर्षों का बाद में चुनाव होने वाले थे, यानी 7 वर्ष का कार्यकाल रखा गया। और जर्मनी में प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार इसी के दौरान मिला था। आगे क्या है? रूस के अंतिम जार जिन्होंने 2 क्रांति यानी 1905 और 1917 की सामना किया था, वो कौन थे? निकोल्स दिते। ये 1905 में जापान से युद्ध, 1904 में रूस जापान से युद्ध हारने के बाद में जनता ने क्रांति कर दी थी। और 1917 में जो मुख्य रूस की क्रांति है वो है।
कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो राष्ट्र संघ का सदस्य कौन नहीं था? अमेरिका। अमेरिका जिन्होंने राष्ट्र संघ बनाने में अहम भूमिका रखी, लेकिन अमेरिका की सीनेट ने राष्ट्र संघ के सदस्य बनने से मना कर दिया, यानी उस प्रस्ताव पर बाद में सहमति नहीं बनी और अमेरिका इस राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाया। निम्नलिखित में से कौन सी देवी विवेक की देवी है? विवेक की देवी अथेना। अपोलो क्या है? कृषि के देवता हैं। जीएस थे देवताओं के पिता। विष्णु पल्लव के संस्थापक थे। नेदियोन कौन थे? नेदियोन पांडे वंश के थे। करिकाल थे चोलों के। और उदयन जेराल कौन थे? चेर वंश के शासक थे। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 2 का हो जाएगा। 2 4 3 1। अमेरिका द्वारा विश्व युद्ध में भाग कब लिया गया? तो 8 दिसंबर 1941 को। डी का हो जाएगा। 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा पर्ल हार्बर बंदरगाह पर जो हमला किया गया था, उसके बाद में जापान के विरुद्ध 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने भाग लिया था। तो अमेरिका ने पहले तो निरपेक्ष था और पूरे गणराज्यों का शस्त्रागार कहा जाता था। पूरे विश्व को ये शस्त्र वितरित यानी बेच रहा था उस समय। इंडोनेशिया जावा में जब जापान का कब्जा होना शुरू हुआ, या पूर्वी जो चीन सागर था इस इलाके में जापान जब कब्जा करने लगा, तो अमेरिका के हित टकराने लगे और अमेरिका ने वहाँ की जापान की जो पेट्रोल डीजल सप्लाई थी उसको बंद कर दिया। और इसी का बदला लेने के लिए जापान ने अमेरिका पर 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमला किया था। धन्यवाद। अगर जानकारी उपयोगी लगे, वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।